चलिए, गुड मॉर्निंग। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल 4 तक देखे थे और जो हमने समझने की कोशिश की थी वो कुछ ऐसा था कि स्टेट का नाम क्या है, हमारे देश का नाम क्या है, फिर अगर कोई नया देश, कोई नया राज्य अगर हमें ऐड करना है जो भारत संघ में नहीं है तो उस राज्य को किस तरीके से हम ऐड करेंगे, और अगर नाम देश राज्य के नाम बदलने हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। और फिर फोर्थ अनुच्छेद में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत अगर चेंजेस आता है तो उस चेंजेस को हम किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे। इन कुछ चीजों के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो राज्य है, हमने कल बात की थी कि अराउंड हमने आज की तारीख में अगर बात करें 2023 की अगर बात करते हैं तो आज की तारीख में हमारे पास 28 राज्य है, स्टेट है, लेकिन हमेशा से 28 नहीं हुआ करते। इस स्टेट का हमेशा से रीऑर्गेनाइज हुआ है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ये हमेशा से होता आया है। मतलब कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की तारीख में जो 28 राज्य हमारे पास आज है, जब मैं 2023 में लेक्चर ले रहा हूं तो 28 राज्य हमारे पास है, तो हमेशा से 28 के 28 राज्य नहीं थे। तो मैं आपको कुछ उसके कुछ कंडीशंस बताता हूं कि उस वक्त से लेकर आज का प्रेजेंट टाइम में, जब भी प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टाइम में कुछ 28 स्टेट है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब ब्रिटिशर्स हम पे शासन करते थे, जब ब्रिटिश टाइम यहाँ पे हुआ करता था तो कुछ स्टेट के कुछ अलग प्रोविजन रखे गए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फिर जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे तो उस वक्त राज्यों की हालत कुछ अलग हुआ करती थी, और इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, तो कुछ चीजें अलग हुई। तो ये कैसे हुआ, इन स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से गया और किस तरीके से आज के 28 स्टेट बने, उसकी कुछ चर्चा हम अभी करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हाउ वाज द व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंडियन स्टेट एंड वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ करते थे। देखो उस वक्त तो ऐसा हुआ करता था कि ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश रूल था, और ब्रिटिश रूल में वहां पे जितने भी शासक हुआ करते थे, जो देसी रजवाड़े हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, वो प्रिंसली स्टेट ने अपनी पैरामाउंसी ब्रिटिशर्स को दे रखी थी। ऐसे कुछ स्टेट थे जिनकी खुद की विधानसभाएं हुआ करती थी, लेकिन उनकी पैरामाउंसी मतलब कि जो सॉवरेनिटी है वो उन्होंने ब्रिटिश ताज को दे रखी थी। ऐसे कुछ स्टेट थे, और ऐसे भी कुछ स्टेट थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार अपने अंतर्गत चलाती थी। तो यहाँ पे दो तरीके के स्टेट थे, एक तो डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय ब्रिटिशर्स, एंड सेकंड वन आर द पैरामाउंट्स, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे स्टेट थे जिसमें ब्रिटिश सरकार ने उस वैसे कुछ राज्यों को अपने अंदर पैरामाउंट रखा था। मतलब कि ब्रिटेन की जो रानी है, जो ताज है, उसके अंतर्गत वो रहेंगे, मतलब कि सॉवरेनिटी जो है वो उनके पास है। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कुछ ऐसे दो तरीके के राज्य हमारे पास हुआ करते थे, लेकिन आजादी मिली, और जब आजादी मिलने वाली थी, ब्रिटिश रूल जब खत्म हो रहा था और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब हमें मिला, तो उस वक्त जब राज्य की स्थिति थी वो भी कुछ दो तरीके के राज्य थे। और जब जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो दिया गया, उसमें उन्होंने राज्य को तीन अलग अलग तरीके से देखा। उन्होंने बताया, ब्रिटिशर्स ने कहा कि कुछ ऐसे राज्य जो इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं वो इंडिया के साथ शामिल हो सकते हैं। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जो इस तरीके के डायरेक्टली रूल वाले जो राज्य थे, वो राज्य तो डायरेक्टली भारत के पास ही आए, राइट, क्योंकि भारत ने ही हमने स्वतंत्रता डायरेक्ट ब्रिटिशर्स से हासिल की। तो जो जिसपे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का शासन था वो तो ब्रिटिशर्स से डायरेक्ट किसके पास आ गए, भारत के पास आ गए। लेकिन सवाल उठ रहा था कि जो पैरामाउंट सत्ता है, जो देसी रजवाड़े हैं, वो कहां पे जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां पे टू नेशन थियरी दी, और टू नेशन थियरी के अंतर्गत वहां पे दो अलग अलग
देश वहां पे बन रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में उन्होंने बताया कि दो अलग अलग तरीके के देश बन रहे हैं, तो दो अलग अलग तरीके के देश में लोग जो देसी, ये जो पैरामाउंट पावर जो है ब्रिटिशर्स के पास है, वैसे रजवाड़े या तो वो आइदर ज्वाइन विद इंडिया, आइदर ज्वाइन विद पाकिस्तान, या फिर आप खुद इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ऐसी कुछ चीजें उन्होंने बताया। तो इसमें से बहुत से रजवाड़े जो है, इसमें से जो पैरामाउंट, जो ब्रिटिश ताज को अपनी पैरामाउंट से दे रखी थी, वो बहुत सारे रजवाड़े जो है वो यहाँ पे भारत को ज्वाइन हो जाते हैं, भारत को ज्वाइन हो जाते हैं और भारत के साथ अपनी पैरामाउंसी को साइन कर लेते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हैं, वैसे कुछ बात। लेकिन उसमें से कुछ स्टेट ऐसे भी थे जो पाकिस्तान को ज्वाइन हो गए आजादी के तुरंत बाद, और कुछ स्टेट ऐसे थे जो ऐसा बोल रहे थे कि भाई नहीं, हमें ना तो भारत के साथ ज्वाइन होना है, ना तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना है, हम खुद अपना देश हम खुद बनाएंगे, राइट, मतलब कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऐसे कुछ, वैसे तो देखने जाए तो वैसे ऐसे 3 से 4 स्टेट हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में अगर देखें तो ऐसे 2-3 स्टेट हमारे पास है जो ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे, ना तो वो कहीं यहाँ पे शामिल होना चाहते थे, मतलब कि पाकिस्तान में भी। एक तो यहाँ पे रहा जूनागढ़, राइट, एक तो यहाँ पे रहा हैदराबाद, एक तो हमारा रहा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, और थोड़ा सा हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा जयपुर है, जो जयपुर है कहीं ना कहीं उसमें भी ऐसे विद्रोह के बिगुल जो है वो बज रहे थे। तो ऐसे कुछ स्टेट थे, ऐसे कुछ राज्य उस वक्त थे जो वहां पे ऐसा नहीं चाहते थे कि वो इंडिया के साथ भी नहीं और भारत ना तो पाकिस्तान के साथ वो ज्वाइन हो और इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करें। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन यहाँ पे कुछ इंडिया, पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट स्टेट वहां पे आजादी के बाद जो ये तिकड़म जो ब्रिटिशर्स करने की कोशिश कर रहे थे, भारत को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया। लेकिन जैसे भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ, एंड जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के रेडी हुआ तो उस वक्त दो तरीके की जो राज्य थे, वो दो तरीके के राज्य हमने वहां पे बनाए। हमने कोशिश की कि दो तरीके के राज्य को हमने बना सके, लेकिन उस वक्त हमारे पास चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि अराउंड 562 देसी रियासतें थी, जिसकी पैरामाउंट पावर किसके पास थी, तो ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश ताज के पास हुआ करती। वो अराउंड 562 थी, वैसे देखा जाए तो वैसे तो 565 थी, 565 थी, लेकिन उसमें से 562 भारत में साथ इंडिया जुड़ी, लेकिन उसमें से कुछ स्टेट जो है वो डायरेक्टली भारत में ज्वाइन होने के लिए वो मना कर रहे थे। उसमें से क्या रीजन है, क्यों नहीं है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया, जब 26 नवंबर 1949 1949 26 नवंबर 1949 के दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी था, एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज adopted on the date of the 26 January 1950, तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंडियन स्टेट। तो उस वक्त मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी था, तो इस वक्त भारत की जितनी भी टेरिटरीज थी उसको कुल 4 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था, 4 अलग अलग तरीके के राज्यों में बांटा गया था, जिसे बोला गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। इस तरीके से 4 अलग अलग पार्ट में भारत के राज्य को बांटा गया, जिसमें अलग अलग राज्यों को अलग अलग खिताब दिए गए। 562 में से 565 में से 565 में से करीब करीब 562 देसी रियासत जो है डायरेक्ट भारत में आते हैं, जिसमें से सबसे पहली रियासत बनती है जूनागढ़। जो जूनागढ़ जो है वो डेमोक्रेसी के नाम पे भारत में ऐड होने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से पूरा एक कारवां आपको पता होगा, जो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल बताई और एकदम धुरंधर प्रयास करते हुए, आपको पता ही होगा कि उन्होंने किस तरीके से डिप्लोमेसी में वहां पे उस वक्त पे मोहम्मद अली जिन्ना और उनके सेक्रेटरी, उन सबको एक तरीके से पिछड़ते हुए उन्होंने पूरी तरीके से 562 रियासतें भारत में ऐड करवाई और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवाई। लेकिन कुछ 3 से 4 राज्यों पर बात अटक गई थी, उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी था तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 4 तरीके के राज्य को वहां पर बनाने की कोशिश की।
तो 4 तरीके के राज्य किस तरीके थे और किस तरीके से वो राज्य को वहां पे रखा गया, कौन कौन से राज्य में किस किस राज्य को रखा गया। सबसे पहले ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पे गवर्नर जो है वो गवर्नर शासन करते थे। वहां पे क्या करते थे, गवर्नर जो है शासन करते थे। अभी है ना, अभी 2 तरीके के अलग अलग राज्य मिलेंगे आपको, वैसे देखा जाए तो 3 तरीके के मिलेंगे। एक ऐसे राज्य जहां पे डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर की मुख्यमंत्री का शासन चलता हो, जो मुख्यमंत्री चुना हुआ होता है उसका शासन चलता है। दूसरा ऐसा राज्य होता है कि जहां पे मुख्यमंत्री भी है और वहां पे यूनियन टेरिटरी भी है, मतलब कि यूनियन टेरिटरी विद द मुख्यमंत्री। वैसे तो 2 ही यूनियन टेरिटरी हमारे पास आज की तारीख में है, एक तो है हमारा दिल्ली और दूसरा है हमारा पौंडीचेरी। और तीसरा ऐसा एक यूनियन टेरिटरी है जहां पे मुख्यमंत्री नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। तो आज की तारीख में ऐसे कुछ 3 अलग अलग टेरिटरीज जो है भारत सरकार चलाती है। वैसे ही वहां पे 4 अलग अलग किस्म की जो है टेरिटरीज वहां पे स्टेट रिओर्गेनाइजेशन के बाद, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बाद 26 नवंबर के बाद जब पूरी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी था तो कुछ इस तरीके से था। पार्ट ए में ऐसे स्टेट थे जो गवर्नर के शासन के अंतर्गत थे, जो गवर्नर डायरेक्टली वहां पे कंट्रोल किया करते थे। पार्ट बी में ऐसे शासन थे, ऐसे वहां पे स्टेट को वहां पे रखा गया, ऐसे कुछ अराउंड 9 स्टेट को रखा गया जो प्रिंसली स्टेट थी, लेकिन प्रिंसली स्टेट के साथ साथ उनके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी। मतलब कि प्रिंसली स्टेट भी थे, प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि वो प्रिंसली स्टेट है, पैरामाउंट पावर थी और पैरामाउंसी जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दे रखी थी। वो ब्रिटिश सरकार के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ तो वो प्रिंसली स्टेट तो थे, लेकिन उन प्रिंसली स्टेट में, उन देसी रियासतों में, उन रजवाड़ों में अपनी खुद की एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी। तो ऐसे कुछ अराउंड 9 स्टेट थे। और ऐसे भी कुछ स्टेट हुआ करते थे जो खुद उस वक्त चीफ कमिश्नर के शासन के अंतर्गत हुआ रहते थे, तो उसे यहां पे रखा गया चीफ कमिश्नर के शासन के अंतर्गत रहे हुए कुछ स्टेट। तो ऐसे 3 अलग अलग स्टेट को, मतलब कि पहला स्टेट ऐसा कि जो गवर्नर के शासन के अंतर्गत था, दूसरा स्टेट ऐसा जो उस वक्त के प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, लेकिन उसमें उस देसी रियासत में वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी हुआ करती थी। तीसरा ऐसा जो चीफ कमिश्नर के शासन के अंतर्गत रहता था। और चौथे पार्ट में केवल एक ही था, एक तो अंडमान एंड निकोबार। राइट, अंडमान एंड निकोबार करके जो आइसलैंड है ये पार्ट डी में रखा गया। तो ऐसे करके संविधान बनने के बाद तुरंत जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से हुआ। राइट, लेकिन आपको पता है कि आज की तारीख में वैसा नहीं है। ऐसे अगर टोटल देखने जाओ तो इन टोटल इनमें से सब में पार्ट ए बी सी डी में अगर देखने जाओ तो यहाँ पे टोटल आपको 29 स्टेट उस वक्त दिखाई देते थे। 29 स्टेट इसमें से दिखाई देते थे। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूं कि पार्ट ए में कौन कौन से स्टेट थे, तो आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पे मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और वेस्ट बंगाल जैसे जो स्टेट है वो पार्ट ए में थे, मतलब कि डायरेक्टली गवर्नर रूल के अंतर्गत थे। पार्ट बी की अगर बात करूं मैं, तो पार्ट बी में आपको हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोच्चि एंड विंध्यन प्रदेश करके जो स्टेट थे वो यहाँ पे पार्ट बी में हुआ करते थे। और उसी के साथ साथ पार्ट सी, मतलब कि जो चीफ कमिश्नर के शासन के अंतर्गत रहा करते थे, वैसे कुछ अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कच्छ, बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा करके जो राज्य हुआ करते थे वो पार्ट सी में। और पार्ट डी में तो मैंने आपको बताया एक ही था जिसे हम अंडमान और निकोबार कहते थे। तो इस तरीके से जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से उस वक्त बनता है। तो आज की तारीख में जो राज्य बने, जो आज की तारीख में राज्य बने वो कुछ अलग है। अलग इन द सेंस कि आज के राज्य इस तरीके के राज्य नहीं है। आपको मैसूर राज्य नहीं दिखता होगा, आपको कुर्ग ये वगैरह राज्य नहीं दिखते होंगे। और आज के राज्यों की कहानी पूरी अलग है। आज में कुछ 28 जितने स्टेट हुआ करते हैं, तो ये कैसे हुए? और आपने देखा होगा कि मोस्टली आज भी जो राज्य है वो सारे के सारे, ज्यादातर राज्य यहाँ पे लिंग्विस्टिक फॉर्मेट पे बने हुए हैं कि जो जिसकी भाषा है वो भाषा के आधार पे उन्होंने राज्य बनाया है, भाषा के आधार पे राज्य बनाया है।
तो भाषा लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड फिर तुरंत बढ़ने लगी। जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र ऐसा बोलने लगे। उस वक्त सिर्फ एक ही राज्य हुआ करता था, बॉम्बे करके। तो गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ से एक डिमांड आने लगी कि भाई हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, द्विभाषी राज्य में हम एक राज्य में द्विभाषी लोग नहीं रह सकते, हमें अलग राज्य चाहिए, हमारे गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए अलग चाहिए। एक महागुजरात आंदोलन चलता है, फिर महाराष्ट्र भी अलग तरीके से पड़ जाता है, गुजरात भी अलग होता है 1960s में। राइट, तो ऐसा करके दो अलग अलग राज्य जो है यहाँ पे बन जाते हैं। वैसे बहुत से राज्य फिर भाषा के आधार पे बनना शुरू हो जाता है। इसकी जर्नी कैसे हुई, किस तरीके से वो राज्य बने, क्यों ऐसा बने, ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, उस पर जाते हैं। लेकिन शुरुआत में पहले देख लेते हैं कि जो 565 रियासतें हुई करती थी, 565 रियासतें हुआ करती थी, तो उसमें से किस तरीके से 4 राज्यों में तकलीफ हुई। 4 अलग अलग राज्यों में यहाँ पे तकलीफ होती है, और वो होते हैं कुछ ये 4 राज्य। सबसे पहले हमारे जूनागढ़ में एक दिक्कत आती है। जूनागढ़ के जो शासक थे, जूनागढ़ के जो एक तरीके से नवाब थे, उन्होंने एक घोषणा की। देखो, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को एक साथ पढ़िएगा आप, जूनागढ़ को और जम्मू कश्मीर के, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत ही बढ़िया प्लान इस वक्त बनाया। देखो, दोनों की हालत अगर देखने जाओगे तो दोनों की हालत ऐसी है। अगर मैं पहले आपको हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात बताऊं, अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात बताऊं, तो देखिए जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन पे अगर आप ध्यान दो, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा है कि मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में है, और यहाँ पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटीज में है। ठीक है। और अगर मैं जूनागढ़ की बात आपको बताऊं, तो जूनागढ़ में इसका उल्टा है। जूनागढ़ में हिंदू की पॉपुलेशन आपको क्या मिलेगी, हिंदू की पॉपुलेशन आपको मेजोरिटी में मिलेगी, और मुस्लिम की पॉपुलेशन आपको क्या मिलेगी, माइनॉरिटीज में मिलेगी। हाँ, तो इससे क्या, क्योंकि एक बहुत ही विचित्र दांव जो है यहाँ पर फंस गया था। एक्चुअली मोहम्मद अली जिन्ना को कश्मीर चाहिए था, कश्मीर चाहिए था, और उसका बेस जो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का बेस ही क्या था, पाकिस्तान का बेस ही यही था कि भाई हम मुस्लिम लोग हैं, तो मुस्लिम लोगों को हमें पाकिस्तान चाहिए। हालांकि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम आज हमारे भारत में रहते हैं। लेकिन उस वक्त की ये डिमांड चल रही थी, उस वक्त की डिमांड थी कि भाई हमें मुस्लिमों को अलग से देश चाहिए। तो मुस्लिमों को अगर अलग से देश चाहिए, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम उन्होंने बताया कि भाई ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में रहते हैं, तो हम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की तरफ से हम एक टुकड़ा काट के वहां पे देश बनाने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट के प्रोविंस को, जितने भी जहां पे भी मुस्लिम रहते थे, एक इधर पे और एक हमारे आज के बांग्लादेश में, इस तरीके से उन्होंने डिमांड की कि भाई यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में रहती है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो हमें एक स्टेट चाहिए, सेपरेट स्टेट चाहिए। ऐसी कुछ उन्होंने उस वक्त डिमांड की। तो इस डिमांड को आपको पता ही है, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी पढ़ोगे कि किस तरीके से 1971 के वॉर तक ये चीजें चलती है, और फिर बांग्लादेश भी बनता है और बहुत सी चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी थी, इसलिए उन्होंने इधर पाकिस्तान और इधर पाकिस्तान बना लिया। इसे ईस्ट पाकिस्तान बोला गया और इसे वेस्ट पाकिस्तान बोला गया। दोनों को पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वीय पाकिस्तान ऐसा नाम दिया गया। और वही बेस था। अभी शुरुआत में तो वही हो रहा था। शुरुआत में फिर उन्होंने ये बताया कि जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां वहां का पार्ट जो है वो पाकिस्तान का हो जाएगा। और उस वक्त विडंबना थी ये, मुस्लिम जम्मू कश्मीर में थी मेजोरिटी में, हिंदू में थी, हिंदू जो थी वहां पे माइनॉरिटीज में। यहाँ पे हिंदू मतलब कि जूनागढ़ में हिंदू मेजोरिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटीज। सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जो किंग हुआ करता था, मतलब कि जो प्रिंस हुआ करता था, वो था हिंदू, और यहाँ का जो किंग हुआ करता था या फिर प्रिंस हुआ करता था, वो था मुस्लिम। राइट। अब इससे दांव और ज्यादा फंसता है, और इधर से और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट होना शुरू होती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ही बढ़िया, हिंदू शासक था या फिर वहां की जो जनता थी वो ऐसा चाहती थी कि हमें भाई कुछ इसमें भी बहुत पॉलिटिक्स चलती है। तो वहां पे शासक जो थे ऐसा मानते थे कि हमें हिंदुस्तान के साथ हमें इंटर्ज हो जाना। वहां के शासक थे हरि सिंह,
जो पहले ऐसे स्टैंड में थे कि भाई हमें ना तो हिंदुस्तान के साथ ना तो हमें पाकिस्तान के साथ किसी के भी साथ हमें ज्वाइन नहीं होना है, हम हमारा खुद का एक देश अलग से बनाएंगे और जम्मू कश्मीर एक अलग से ही रहेगा। लेकिन ये उनको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई कि भाई जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, ये दोनों देशों के बीच में एक सैंडविच बन के रह जाएगा। ये ज्यादा उन्हें तकलीफ नहीं हुई समझने में। तो हरि सिंह वहां पे राजा हिंदू थे। हरि सिंह ने पहले स्टैंड ऐसा लिया कि ना तो हम हिंदुस्तान ना तो हम पाकिस्तान किसी के भी साथ हम ज्वाइन नहीं होंगे। वैसा ही सेम स्टैंड यहाँ के शासक लेते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ के शासक भी ऐसा ही कहते हैं कि भाई नहीं, हम ना तो हिंदुस्तान ना तो पाकिस्तान किसी के साथ नहीं ज्वाइन होंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। जैसे कुछ दिन बाद जम्मू कश्मीर के शासक ऐसा बोलने लगे थे हम इंडिया के साथ होंगे, उसी तरीके से जूनागढ़ के शासक ऐसा बोलने लगते हैं कि भाई नहीं नहीं, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे हमारे लीडर्स की सूझबूझता किस तरीके से, हाउ मच दे वर एक्टिव इन द पॉलिटिक्स। अब उन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है और हिंदू माइनॉरिटीज है और मेजोरिटी के हिसाब से जम्मू कश्मीर तो उनका हो जाना चाहिए, हम ऐसा बोलेंगे कि भाई पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे ज्यादा है तो जम्मू कश्मीर हमें मिलना चाहिए। तो दूसरा भारत वाले ये बोलेंगे कि भाई अगर ये मोहम्मद अली जिन्ना के हिसाब से भारत वाले अगर बोलेंगे कि भाई पॉपुलेशन यहाँ पे जूनागढ़ में हिंदुओं की ज्यादा है इसलिए जूनागढ़ हिंदुओं का हुआ, मतलब कि हिंदुस्तान का हुआ, तो वो लोग मोहम्मद अली जिन्ना वहां पे बोलेगा कि भाई देखो तो फिर पॉपुलेशन तो जूनागढ़ जम्मू कश्मीर में यहाँ पे मुस्लिमों की ज्यादा है तो जम्मू कश्मीर मुस्लिमों का हुआ। लेकिन दूसरा भी एक गांव पे फंस रहा था। दूसरा क्या दाव था कि यहाँ का किंग जो था, प्रिंस जो था, वो क्या था, वो मुस्लिम था और वहां का किंग जो था वो हिंदू था। तो अगर भारत ऐसा बोले कि भाई किंग हिंदू है इसीलिए ये पूरा प्रदेश भारत का हो जाएगा, तो वो लोग भी ऐसा ही बोल सकते थे भाई किंग मुस्लिम है इसलिए पूरा प्रदेश जो है वो पाकिस्तान का हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत से चेंजेस किए गए, बहुत सी चीजों में यहाँ पे इंडल्ज किया गया, बहुत से तरीकों में यहाँ पे खोज किया गया और इसमें इस तरीके से लाया गया, इस तरीके से देखा गया। यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी जल्दबाजी हो गई। जल्दबाजी ऐसी हुई कि पाकिस्तान ने ऐसा किया कि अपनी कबीलाई पठानी फोर्स को अंदर भेज दिया जम्मू कश्मीर। कबीलाई पठानी फोर्स वो भारत के जम्मू और कश्मीर में एंटर होते हैं, कुछ कुछ यहां तक आ जाते हैं, यहां तक आते हैं, यहां तक वो लोग आ जाते हैं और यहां पर आकर वो लूट मचाते हैं। अनऑफिशियली आते हैं, अनऑफिशियली मतलब सिविल ड्रेस में आते हैं, कबीलाई फोर्स में पठान आते हैं, सिविल ड्रेस में आते हैं, कोई आर्मी का ड्रेस पहन के नहीं आते हैं ताकि ये बताया जा सके भाई ये पाकिस्तानी आर्मी नहीं, ऐसा बताया जा सके। कबीलाई फोर्स, पठानी कबीलाई फोर्स यहां तक पहुंच जाते हैं। यहां तक पहुंच के उन्होंने बहुत लूट मचाई, वहां पे गांवों को जलाया, लोगों को मारा, औरतों के साथ रेप किया, बलात्कार किया और अनगढ़ंत ऐसी विचित्र घटनाएं उन्होंने वहां पे की। वहां के जो शासक थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से हेल्प मांगी। उस वक्त एक किरदार बहुत इंटरेस्टिंग था, माउंट बेटन। माउंट बेटन जो है वो एक तरीके से डबल ढोलकी था। डबल ढोलकी समझते हो क्या होता है, जो दोनों तरफ से बजता है। मतलब कि माउंट बेटन जो है वो पाकिस्तान की, क्योंकि भारत अभी हिंदुस्तान आजाद कहां हुआ था, 1947 में आजाद हुआ और ये चीजें तो 1946 से ही चलने लगी थी। तो जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं होता है तब तक माउंट बेटन जो है दोनों देश का कमांडर इन चीफ था। क्या था, कमांडर था। किसका, आर्मी का कमांडर इन चीफ था। कौन, माउंट बेटन। मतलब कि माउंट बेटन की मर्जी के बगैर ना तो हिंदुस्तान की फोर्स आगे बढ़ सकती है ना तो पाकिस्तान की फोर्स आगे बढ़ सकती है। ये दोनों तरफ से ऐसे खेल रहा है, अंग्रेजों का यही था। तो दोनों तरफ से खेलेंगे और जो बीच में से मलाई निकलेगी वो पूरी मलाई वो खुद खाएंगे, ऐसा कुछ उनका काम था। अब माउंट बेटन की तरफ से यह पुष्टि नहीं मिली गई
कि भाई जो कबीलाई पठानी फोर्स वहां पे आई है वो पाकिस्तानी फोर्स, ये नहीं मिला। इसीलिए ये भी नहीं हो सका कि भाई भारत के लोग जम्मू कश्मीर में जो कबीलाई पठानी फोर्स आई है उस पर अटैक कर दिया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे जवाहरलाल नेहरू को इस बात के बारे में जानना था कि अभी आगे क्या किया जाए। तो उन पठान को वहां से खदेड़ने के लिए उस वक्त वहां पे किंग भी हुआ करते थे, लेकिन राजा हरि सिंह ने पूरे हाथ अपने ऊपर कर दिया कि भाई ये हमारे बस का बात नहीं, हम भारत से मदद मांगते हैं, भारत से हेल्प की गुहार करते हैं कि भारत किसी न किसी तरीके से हमें मदद करे। लेकिन बात ऐसी होती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे जवाहरलाल नेहरू इस बात पे एग्री तो होते हैं कि भारत मदद करेगा, लेकिन कैसे करेगा। तो कैसे करेगा उसके लिए उन्होंने बताया कि भाई देखिए, आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना पड़ेगा, और साइन करके आपको पहले इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी कि भाई भारत जो है उसमें आप इंडल्ज होते हो, क्योंकि जब तक आप ऑफिशियली भारत में ऐड नहीं होते हो तब तक हम ऑफिशियली आपकी मदद नहीं कर सकते। हरि सिंह के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, हरि सिंह के पास कोई रास्ता नहीं था, तो हरि सिंह ने क्या किया, ठीक है मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने के लिए तैयार हूं, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, और लाखों जम्मू कश्मीर की जनताओं को पीड़ा में से उन्होंने बचाया। क्योंकि पाकिस्तान से आई हुई कबीलाई पठानी फोर्स वो बहुत अत्याचार वहां पे उस वक्त कर रहे थे। यहां तक कि ऐसा भी हुआ कि राजा हरि सिंह जो है अपने सेक्रेटरी को जाके कहते हैं, रात को सोने के लिए जब हरि सिंह जाते हैं उस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके, तो उनका मानना था, भारत सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया था कि भाई कल सुबह तक हम हमारी आर्मी लेके वहां पे पहुंच जाएंगे, और कश्मीर में से जो इन्फिल्ट्रेंट यहाँ पे आ चुके हैं वी विल रिमूव इट। सो हरि सिंह रिक्वेस्टेड देयर सेक्रेटरी, इफ by the tomorrow morning the Indian force will not arrive in the Jammu Kashmir, shoot me in the sleep itself। मतलब कि अगर भारतीय सेना कल सुबह तक अगर जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं होती है और जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं बचाती है तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। ये कौन कहता है, ये हरि सिंह कहता है। लेकिन भारतीय सेना रातों रात वहां पहुंची और पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी कबीलाई फोर्स में आए हुए पठान से उन्होंने मुक्त किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री, इस बात को यूनाइटेड नेशन में भी लेकर गए। अब यहाँ पे सीज फायर साइन हो गया, और फिर कुछ हद तक सीज फायर साइन होते ही ऐसा हो गया कि भारत का जम्मू कश्मीर का नक्शा कुछ इस तरीके से बन गया, क्योंकि यूएन ने ऐसा बोला कि भाई थोड़ी देर तक रुक जाओ, सीज फायर हो जाओ, वी विल लुक इनटू द मैटर, और जब तक हम मैटर को देख रहे हैं तब तक आप लोग थोड़ी शांति रखो। तो इसलिए आज के तारीख में इस एरिया को पीओके बोला जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, क्योंकि पाकिस्तान ने इलीगली उस कश्मीर को अडॉप्ट किया, और इस तरीके से फिर पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन गया, क्योंकि वहां के राजा हरि सिंह ने भारत को उनका हिस्सा सौंप दिया। दूसरा, जुनागढ़ में मुद्दा फंसता है, और जुनागढ़ में भी कुछ ऐसी ही घटना होती है। लेकिन जुनागढ़ में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ की वजह से यहाँ पे रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम, इसे जनादेश बोला जाएगा। जनादेश क्या होता है? जनादेश, जन का आदेश, मतलब कि किसी भी इंपॉर्टेंट चीजों पे डायरेक्टली लोगों से पूछना कि हम ऐसा करें या ना करें। तो उस वक्त लोगों से डायरेक्टली जनादेश लिया गया जूनागढ़ के बारे में। तो जूनागढ़ की मेजोरिटी पीपल ने यह बताया कि भाई हमें यहाँ पे जूनागढ़ को जो है वो भारत में ही रखना है, और पाकिस्तान के साथ ना ज्वाइन नहीं होना है, और ना ही हमें इंडिपेंडेंट रहना है। इसलिए जूनागढ़ के शासक ने, जूनागढ़ के किंग ने अपना पूरी निष्ठा जो है वो लोगों ने जो बताया उसके तरीके से रह गए, और अपने जैसे ही जनादेश आता है, जैसे ही रेफरेंडम का रिजल्ट आता है, वो यहाँ से भाग जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर वो कहीं छूट जाते हैं। तो इस तरीके से जूनागढ़ कुछ हमारे देश में इंडल्ज होता है। फिर यहाँ पे हैदराबाद था, और हैदराबाद के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। ऑपरेशन पोलो होता है यहाँ पे, और वहां के जो निजाम थे
वह अपना पूरा प्रदेश भारत के बीचों बीच रह के स्वतंत्र घोषित करना चाहते हैं, लेकिन ना तो हमें पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना है, ना तो हमें यहाँ पे भारत के साथ ज्वाइन होना है, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ऐसा कुछ वहां के शासक ने करने की कोशिश की, लेकिन यह हो ना सका, क्योंकि आप समझ सकते हो कि हैदराबाद बीचों बीच है, चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, नहीं हो सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात पर कभी हामी नहीं करी और इस बात को एक तरीके से मानने से इनकार किया। जैसे मानने से इनकार किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर यहाँ पे फिर ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, पुलिस एक्शन किया जाता है, वहां पे आर्मी को भी कुछ हद तक भेजा जाता है, युद्ध चलता है। और युद्ध के बाद, युद्ध उतना बड़ा युद्ध नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जो वहां के निजाम थे उन्होंने अपनी जो सरेंडर है उसको घोषित किया ऑल इंडिया रेडियो पे आके, और बताया कि भाई हम नाउ वी विल नॉट इंडल्ज इनटू द एनी वॉर क्राइम। और उसके बाद उन्होंने युद्ध विराम कर दिया और भारत में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया। इस तरीके से कुछ जो है वो हमारा हैदराबाद भी भारत में इंडल्ज होता है। और जैसलमेर की भी कुछ ऐसी कहानी थी, लेकिन जैसलमेर जो है वो पाकिस्तान के साथ जाने की कोशिश कर रहा था, राइट। जैसलमेर पाकिस्तान के साथ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसलमेर को भी ठीक ठाक से भारत में इंडल्ज कर दिया। तो इस तरीके से वैसे तो बहुत से रजवाड़ों की अपने आप में बहुत कहानियां है, लेकिन 562 जितने रियासतें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक की। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ तो लैंग्विस्टिक स्टेट बनने की डिमांड चलने लगी। लिंग्विस्टिक स्टेट बनने की डिमांड इस वक्त चलने लगी कि भाई भाषा के आधार पे हमें राज्य बना के दो। हमारे राज्य जो है वो कैसे होने चाहिए, तो हमारे राज्य होने चाहिए हमारी भाषा के आधार पे, और जो भाषा हमें ठीक लगती है उस हिसाब से हम हमारे राज्य को रखेंगे। ऐसी कुछ डिमांड उस वक्त चलने लगी। डिमांड बहुत ही तीव्र हो रही थी और 1948 से ही डिमांड चलने लगी थी। सबका कहना था कि भाई भाषा के आधार पे राज्य होने चाहिए, कि गुजरातियों को गुजरात मिले, मराठियों को महाराष्ट्र मिले, कन्नड़ को वहां पे नीचे हमारा कनाडा मिले, कन्नड़ को हमारा कर्नाटक मिले, और मलयालम को हमारा केरल मिले। इस तरीके से राज्य का जो पूरा किस्सा है वो भाषा के आधार पर। तो इस तरीके से कुछ चीजें चल नहीं रही थी, लेकिन सरकार और खास तौर पे हमारे जवाहरलाल नेहरू और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात से हामी नहीं भर रहे। उनको ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले, आजादी मिलने के तुरंत पहले, देश धर्म के नाम पे बट गया था। और अगर धर्म के नाम पे बट गया था तो उस वक्त भाषा के नाम पे और ज्यादा बट सकता था, और अगर भाषा के नाम पे बढ़ जाता तो और हिंदू मुस्लिम के साथ साथ जातिवाद भी देश में घर कर लेता। तो इस बात को थोड़ा अवॉइड करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता जो थे वो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की डिमांड को ही नकार रहे, ना बोल रहे। लेकिन डिमांड थोड़ी तीव्र होती गई, तो साहब ने वहां पे धर कमीशन का गठन किया। धर कमीशन 1948 में एस्टैब्लिश करते हैं और उनको पूछा जाता है कि भाई बताइए कि क्या हम भाषा आधारित राज्य बना सकते हैं। तो धर कमीशन ने कलेक्टिवली फॉर्मेट में बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, भाषा आधारित राज्य नहीं होने चाहिए। अगर आपको राज्य बनाने हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से राज्य बना सकते हैं। धर कमीशन ने पूरी तरीके से यहाँ पे भाषा आधारित राज्य का वो पूरा कॉन्सेप्ट ही मना कर दिया। उसके बाद खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया एक कमीशन बनाते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिसे जेवीपी कमीशन या फिर जेवीपी कमेटी बोला जाता है। जेवीपी कमेटी आती है और उन्होंने भी ऐसा ही बोला कि नहीं भाई, भाषा आधारित राज्य नहीं होने चाहिए। कलेक्टिवली उन्होंने बोला, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी कमेटी। तो इस कमेटी ने भी एक तरीके से पूरी तरीके से नकार दिया, पूरी तरीके से रिजेक्ट किया कि भाषा के बेसिस पे राज्य नहीं होने चाहिए। उसके बाद एक फजल अली आयोग बनता है। फजल अली आयोग बनता है, और फजल अली आयोग या फिर फजल अली कमीशन भी 1953 में बनता है। और 1953 में भी उन्होंने यही चीज कही। लेकिन देखिए, अच्छा, जेवीपी जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल
कमेटी ने भी 1949 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी थी, राइट, 1949 में। फजल अली आयोग जब 1953 में अपना रिपोर्ट देता है, उससे एक साल पहले बहुत ही पीड़ादायक घटना हमारे देश में बनती है। इस वक्त हमारे देश में एक गांधीवादी नेता हुआ करते थे, पट्टाभी हमारे श्री पोट्टू श्री रामुलु करके एक हमारे एक गांधीवादी नेता हुआ करते थे, जिन्होंने 53 से 54 दिन का भूख हड़ताल किया पोट्टी श्री रामुलु ने। और उस वक्त आंध्रा स्पीकिंग लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बने, ऐसी डिमांड उन्होंने रखी। किसने? पोट्टी श्री रामुलु। कि आंध्रा स्पीकिंग लोगों के लिए क्या मिले? आंध्र प्रदेश में। 52-53 दिनों का उन्होंने भूख हड़ताल किया, लेकिन 54वें दिन पे भूख की वजह से उनका देहांत। अब और क्या चाहिए था? भूख की वजह से देहांत होना गांधीवादी नेता का बहुत बड़ी बात थी। तो उस वक्त फिर जवाहरलाल नेहरू ने प्रेशर में आकर एक तरीके से आंध्र स्पीकिंग लोगों के लिए बना दिया। आंध्र स्पीकिंग लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बना, और उसके बाद वापस से फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग को बोला गया कि भाई क्या हमें वापस से भाषा आधारित राज्य पे ये रखनी चाहिए, क्या हमें भाषा आधारित राज्य बनाने चाहिए? तो फजल अली आयोग ने बोला कि नहीं, भाषा आधारित राज्य तो नहीं, लेकिन फजल अली आयोग ने 2 तरीके के रीऑर्गेनाइज करने की बात की। उन्होंने बोला कि जो अभी हमारे पास 29 स्टेट है, उसमें से हम 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी हम बना सकते हैं। देखिएगा, सरकार ने इन दोनों प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। भाषा आधारित राज्य तो नहीं बनेगा, लेकिन उसकी जगह पे क्या बनेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बन सकती है, ऐसा कुछ फजल अली आयोग ने कहा। उस वक्त के जो 14 स्टेट के बारे में उन्होंने बताया, तो कुछ आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल है। देख सकते हो आप कि महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसा कोई स्टेट का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, उसकी जगह पे लिखा है बॉम्बे। बॉम्बे एक्चुअली पूरा राज्य हुआ करता, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। यूनियन टेरिटरी 6 बनाई, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं हुई, और लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की जरूरत ही पड़ी। लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब कि भाषा को राज्य का आधार देने की बात चलने लगी, और ये इस तरीके से चली कि फिर ये बात रुकी नहीं। फिर 1960 से ही शुरुआत हो गई। वैसे तो आपको पता चला कि 1952 में आंध्र प्रदेश बन गया। 1960s में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बनते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र अगर आपको अगर पता हो, तो 1 मई के दिन गुजरात स्थापना दिवस और 1 मई के दिन ही महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी बनता है। फिर क्या था? फिर गाड़ी चल पड़ी। फिर 1960s में गुजरात और महाराष्ट्र बनता है। फिर उसके तुरंत बाद दादरा नगर हवेली 1962 में बनता है। दीव दमन गोवा बनता है 1960s में, 1962 में, राइट। फिर 1987 में गोवा को एक स्टेट का, सेपरेट स्टेट का दर्जा भी मिल जाता है। 1963 में नागालैंड बनता है। 1966 में हरियाणा, चंडीगढ़ बनता है, राइट। 1971 में हिमाचल प्रदेश बनता है। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बनता है। 1975 में सिक्किम बन जाता है। 1987 में मिजोरम बनता है। तो और मिजोरम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में ही बनता है। 2000 में छत्तीसगढ़ बनता है, झारखंड बनता है, उत्तराखंड बनता है, और 2014 में तेलंगाना। और जिस तरीके से आपको पता है कि 2019 में जम्मू और कश्मीर करके भी एक अलग से हमने यूनियन टेरिटरी बनाई। जो स्टेट हुआ करता था उस स्टेट को निकाल के हमने क्या किया? यूनियन टेरिटरी बनाई। तो ये कुछ कहानी थी कि स्टेट कैसे रीऑर्गेनाइज हुए, और शुरुआत में जो ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन से लेकर अभी तक के स्टेट में किस तरीके से उसके चेंजेस आए, राइट। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से हमें समझना है, राइट। चलिए, तो एक काम करते हैं, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सिटीजनशिप से हम शुरुआत करेंगे। पहले तो देखेंगे कि सिटीजनशिप क्या होता है। पार्ट 2 के अंदर हम पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सिटीजनशिप से शुरुआत करेंगे। सिटीजनशिप क्या होती है, किस तरीके से, और भारतीय संविधान में सिटीजनशिप को किस तरीके से रखा गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, चलिए।